हेलो बच्चों, हम पार्ट 5 महासागर की आज वर्कशीट करेंगे। इसका जो पार्ट का जो मैंने पूरा समझाया है आपको पिछली वीडियो में समझाया है, आपने अगर नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियो देखिए और पूरा पार्ट अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आपको आगे सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब देखिए, अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। पहला है, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। महासागरों में ही पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल पाया जाता है। महासागरों का पानी खारा होता है और इसमें लगभग 3% नमक होता है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इसमें तो आपकी खास खास बातें बताई गई हैं कि पृथ्वी का कितना भाग ढका हुआ है महासागर से, 2/3 भाग ढका हुआ है। और इस कारण पृथ्वी हमारा जब पानी इतनी अधिक हमारी मात्रा में है, हमारी पृथ्वी पर नीले रंग का पानी दिखता है। अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो ज़्यादातर नीला हिस्सा ही दिखता है हमको, क्योंकि 2/3 हिस्सा ढका हुआ है। तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है? फिर एक नीली गेंद की तरह दिखती है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल, नीले रंग की मछली। ब्लू व्हेल होती है हमारी, व्हेल हमारी मछली है। तो ये हमारी सबसे बड़ा जीव पृथ्वी का इस समय यही है। और महासागर का पानी खारा होता है और इसमें 3% नमक होता है। और पृथ्वी पर 5 महासागर है, ये आपको सबको इसके नाम मालूम है। अब देखिए, हम इसे प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही का निशान लगाना है आपने। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। क में है लाल गेंद की तरह, लाल तरबूज की तरह, नीली गेंद की तरह, नीले आसमान की तरह। आपको इन चारों में से सही पर एक पे निशान लगाना है। हमारा उत्तर है नीली गेंद की तरह, ग। नेक्स्ट है दूसरा, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। अब कौन सा जीव है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी, ऊंट, जिराफ, ब्लू व्हेल। और आप पढ़ चुके हो हमारी कौन सी थी? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है थर्ड, समुद्र के खारे पानी में नमक का प्रतिशत होता है। हमने पढ़ा है अभी कितना होता है? क 10%, ख 13%, 3% और 7%। तो हमारा उत्तर ग सही है, 3%। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? क 7, ख 9, ग 6 और घ 5। कितने हैं? 5। आपको सबको याद होंगे। और फिर से आप जब भी ये पार्ट वर्कशीट किया कीजिए, साथ के साथ अपने महासागरों के नाम फिर से लिख लिया कीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहेंगे वो फिर, और आपका अभ्यास भी होता रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न 2, दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे उन सभी जंतुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उसमें रहते चले आ रहे हैं। देखो, यमुना नदी में आपको पता है अब तो वैसे सफाई काफ़ी ध्यान रखा जाता है। पहले क्या होता था, इसमें बहुत पानी बदबूदार और काला हो गया था। और इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, पता है वहाँ पर कितने जीव जंतु रहते हैं, पानी के जीव आपको पता है अलग होते हैं, वो सारे उसमें रहते थे। पर क्या होता है, इतनी गंदा और बदबूदार पानी, सरफ वाला, और रासायनिक पदार्थ इसमें इतने डाल दिए जाते हैं, बह बह के आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे के सारे जीव धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत ही गलत चीज़ है। अब देखिए, आगे हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आप किस प्रकार नदियों में होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं? सोचकर लिखिए, किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। देखिए, पहला, हम जहरीले रासायनिक पदार्थ पानी में ना बहाकर कूड़ेदान में हमको डाल देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जहरीले पदार्थ जो भी होते हैं हमारे, हमें उनको, आपको पता है, आपको गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखना चाहिए। गीला कूड़ा तो आपका फल सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, और सूखे कूड़े में आपका कई तरह की चीज़ें आती हैं। उसमें आपके रासायनिक पदार्थ, जैसे फिनाइल की बॉटल है, या कोई भी घर में आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, मच्छर मारने की दवाई या कुछ भी इस तरह की बॉटल होती हैं, वो सारे जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हमको कूड़े में अलग से ही फेंक देना चाहिए। सूखा कूड़ा जो हमारा अलग होता है, ये ना हो कि पानी में हर चीज़ हम बहा दें। उसको सोच समझ के हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, नदियों में कपड़े धोने और मवेशी नहलाने का काम नहीं करना चाहिए। नदियों में कपड़े धोने का काम, पता है आपको, जो कपड़े हम धोते हैं तो साबुन सर्फ जो होता है उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, और उससे हमारा पानी प्रदूषित होता है। और पानी प्रदूषित होने से क्या होता है, पानी में जो जीव रहते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से मवेशी जानवर नहलाने का काम भी उसमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, नदियों में किसी प्रकार का कूड़ा नहीं डालना चाहिए। कोई भी कूड़ा, ऐसा ना हो कि नदी में कोई भी कूड़ा डाल दो उठा के। ऐसा नहीं है कि पानी या कूड़ा चले जाओ इसके अंदर चले जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कूड़ा पानी में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि आपका आजकल होता है, दिवाली पे भी आपकी आएगी, दिवाली पे क्या होता है, कई लोग मिट्टी के
जो होते हैं चीज़ें होती हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, वो सब पानी में फेंक देते हैं, जो कि गलत है बहुत ज़्यादा। ये हमारा इससे क्या होता है, हमारे इसको पानी को हमारा प्रदूषित हो जाता है और जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, कारखानों से निकला प्रदूषित पानी नदियों में जाने से रोकना चाहिए। कारखानों से जो कारखानों में काम होता है उसमें कई रासायनिक तत्व होते हैं, तो उससे जो पानी निकलता है उसे भी इस तरह से करना चाहिए, उसका व्यवस्था इस तरह करनी चाहिए कि वो पानी जाके नदियों में ना मिले। इस तरह इसके अलावा और कई उपाय हैं, वो आप अपने आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, नदियों का पानी प्रदूषित होने से सागर कैसे प्रदूषित हो जाता है, अपने परिवार में चर्चा करके लिखो। देखिए, नदियों में जो पानी प्रदूषित होता है तो उसे सागर कैसे प्रदूषित होता है। आपको पता है नदियों का पानी कहाँ जाता है, सागर में जाता है, और सागर का जाता है हमारा महासागर में। अब कैसे प्रदूषित हुआ, नदी में जो पानी गंदगी फैलाई गई इंसानों के द्वारा, तो वो पानी समुद्र में जाके कैसे प्रदूषित हुआ। देखिए, घरों से निकले साबुन के पानी, कारखानों से निकले रासायनिक पदार्थ आदि से नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। और बारिश आने से पानी में और अधिक कीटनाशक पदार्थ नदियों में मिल जाते हैं। जब बारिश आती है तो क्या होता है, कीटनाशक पदार्थ, इसका मतलब ये कूड़ा आपको जो जगह है वहीं डालना चाहिए। ऐसे ही कूड़ा आसपास ही फेंक दोगे, नदियों के आसपास ही फेंकोगे तो क्या होगा, बारिश तेज आएगी तो क्या होगा, सारा का सारा वो कूड़ा जो है नदियों में मिल जाएगा, और नदियों से कहाँ जाएगा, सागर में चले जाएगा। आखिर में नदियाँ समुद्र से मिलने से समुद्र का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न 3 देखिए, महासागर कैसे प्रदूषित होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोचो और लिखो। अब देखिए, महासागर नदियों तथा सागर का प्रदूषित पानी मिलने से, महासागरों में जब नदियों और सागर का प्रदूषित पानी मिलता है उससे हमारा प्रदूषित होता है। टैंकर की दुर्घटना होने पर पानी के ऊपर तेल फैलने से प्रदूषित हो जाता है। देखो, ये पानी हमारा कैसे प्रदूषित होता है, तो नदियों का प्रदूषित पानी आया, सागर का आया, उसके अलावा टैंकर की कोई दुर्घटना हो गई, उसमें से तेल लीक कर गया, टैंकर उलट गया तो सारा तेल पानी में फेंक गया, उससे क्या होगा, सारा पानी प्रदूषित हो जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंचकर वर्षा होने पर प्रदूषण फैलाता है। देखो, इससे जीव जंतुओं का नुकसान तो हुआ ही हुआ। टैंकर का जब हमारा तेल गिरा तो उससे क्या हुआ, एक तो तेल जब पानी की सतह पर फैल जाता है उससे क्या होता है, पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। इसके अलावा जब पानी के अंदर जीव रहते हैं अंदर पानी के, तो पानी की तेल की परत ऊपर आने से वो लोग नीचे सांस नहीं ले पाते सारे जीव जंतु। इसके अलावा क्या होता है, जब तेल धीरे धीरे सूख जाता है, सूख कर क्या होता है, फिर ये इसका विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है, और बादलों में प्रवेश करता है तो बादल दूर दूर तक जाते हैं, और जब वर्षा होती है, वर्षा होने से प्रदूषण फैलता है। समझ रहे हो ना आप। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या आपको लगता है कि सागर और महासागर में कोई अंतर होता होगा, यदि हाँ तो सोचकर लिखो। इनमें क्या अंतर होगा। देखो बच्चों, सागर छोटा होता है, महासागर बड़ा होता है ना, सबसे बड़ी बात ये। और सागर कम गहरा होता है, महासागर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। देखिए, सागर महासागर से छोटे होते हैं, जो कि आंशिक रूप से ज़मीन से जुड़ा होता है। सागर जो होता है, सागर का एक हिस्सा ज़मीन से हमारा जुड़ा हुआ होता है, जो कि जिसे हम तट बोलते हैं, समुद्र तट होता है ना आपका। तो जैसे आप जाएंगे, हमारे इधर जाएंगे तो आप मुंबई की तरफ जाएंगे इधर, तो आपको अरब सागर मिलेगा, है ना। तो अरब सागर का तट जो मिलेगा आपको, तो वो सारा का सारा इतना आपका नीचे साउथ तक जाएगा, तो वो सारा तट जो है हमारा जुड़ा हुआ है, अरब सागर, है ना। तो इस तरह से जो जो सागर हैं हमारे, वो सारे उनके तट बने हुए हैं, तो वो आंशिक रूप से हमारे जुड़े हुए हैं ज़मीन से। जबकि महासागर जो होते हैं वो इस तरह से जुड़े नहीं होते। महासागर खारे पानी का विशाल जल क्षेत्र होता है, और महासागर सागर से ज़्यादा गहरे होते हैं। देखो बेटा, जो महासागर होते हैं बहुत ज़्यादा पानी, विशाल जल क्षेत्र, बहुत ज़्यादा पानी होता है उसके अंदर। उसकी महासागर की बात होती है, महासागर को नापना मुश्किल है, उसकी गहराई नापना मुश्किल है, और सागर की गहराई हम नाप सकते हैं। सागर कम गहरे होते हैं, महासागर ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्या महासागर से हमें कोई संसाधन मिलते हैं, अपने परिवार में चर्चा करके महासागर से मिलने वाले संसाधनों के नाम लिखिए। ठीक है, अब हमें महासागर से हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, महासागर से हमें खनिज संसाधन जैसे तांबा, मैग्नीज, नमक आदि चीज़ें मिलती हैं। बहुत तरह के हमें खनिज संसाधन वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा खाद्य संसाधन मतलब खाने पीने की चीज़ें क्या मिलती है, मछली के अलावा आपको जो भी
जो आपको जो समुद्र तट के पास लोग रहते हैं वो उनका खाना भी वो समुद्र से ही प्राप्त होता है। समुद्र में कई तरह के जीव जंतु होते हैं जिनको वो खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो जैसे मैंने आपको लिख दिया है मछली, है ना, तो ये खनिज खाद्य संसाधन है मछली। इसके अलावा अन्य भी होते हैं। इसके अलावा है ऊर्जा संसाधन आदि प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के लिए हमको ऊर्जा प्राप्त करने वाली हमारी जो चीज़ें हैं वो भी हमको महासागर से हमको प्राप्त होती हैं। ये सब हमारे महासागरीय संसाधन है। इसके अलावा और अन्य हैं। ठीक है, आप इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर जल वाष्पीकृत होकर बादल बनता है, बादल बनाते हैं। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ़ के रूप में गिरता है। नदियाँ और जल धाराएं पानी को वापस सागर में ले जाती हैं और इस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। जल चक्र आपको मैंने पाठ में समझाया था, आपको अच्छे से आता होगा वो। अब देखिए इसका प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर जल चक्र ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने परिवार में चर्चा करके लिखो। देखो बेटा, जल चक्र जो होता है आपको पता है पूरा सिस्टम है। पानी जल वाष्प पानी जो है भाप बन के उड़ा, फिर बादल बने, उसके फिर वर्षा हुई, है ना। तो इस तरह से ये जल चक्र हमारा चलता रहता है। पर अगर ये जल चक्र नहीं होगा तो क्या होगा, तो बहुत ही हमारी प्रकृति का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, संतुलन ख़राब हो जाएगा। हमारा तापमान जो हमारा चलता है, जो एक सिस्टम में चलता है, तापमान सर्दी गर्मी बरसात ये मौसम आते हैं। फिर तापमान हमारा जो एक रहता है, एक लिमिट में रहता है, इतना तापमान सर्दियों में, इतना गर्मियों में, हर स्थान के अनुसार वो सब हमारा जो है तापमान जलवायु सब हमारी बदल जाएंगी। इसके अलावा क्या होगा, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। इस तरह से सारा बैलेंस हमारा आउट हो जाएगा। देखिए, यदि पृथ्वी पर जल चक्र ना हो तो धरती पर तापमान तथा जलवायु का संतुलन खराब हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा आदि कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य ऐसी समस्या होंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी समस्या आएंगी अगर ये हो गया तो। ठीक है, अब प्रश्न है, एक जल चक्र का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। ये जल चक्र का चित्र आपको अपने खुद से बनाना है, आपको मैंने समझा रखा है। ये आपको अपने आप ही इसमें दिखाना है, समुद्र का और बादल और सूरज, बारिश, ये सब आपको दिखाना है, पेड़, ये सब दिखा के आपको जल चक्र बनाना है। आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है बहुत ये, और आपको ये खुद से अपने आप चित्र बनाना है और आप इसको करेंगे काम। अब आपका काम खत्म हो गया है बच्चों। थैंक यू।